बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और फॉर अ चेंज आप देख रहे होंगे मैं टेबल और सोफ़े से हट के आज यहाँ पे खड़ी हूँ। पता नहीं क्यों आज सुबह सुबह मेरा दिल किया कि आज मैं स्टैंडिंग इंट्रो दूंगी, और उसके लिए मैंने अपनी टीम को कहा, और सुबह से शोर मचा हुआ था कि क्या हुआ है। वो कुछ नहीं है, मेरा दिल कर रहा था, मतलब फॉर अ चेंज मैंने सोचा कि आज मैं स्टार्ट करूं और खड़े होकर अच्छे मूड के साथ, जो कि मैं कोशिश करती हूँ रोज़ मेरा हो जो कि सुबह सुबह थोड़ा मुश्किल काम होता है जनाब। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज 6 सितंबर के हवाले से हम बात करेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में यौम दिफा के तौर पे ये दिन आपको पता है मनाया जाता है, और ये दिन 1965 की जंग में अफवाज पाकिस्तान की जो जुर्रत है, बहादुरी है और कुर्बानियाँ हैं, उनकी याद में मनाया जाता है। 6 सितंबर 1965 को भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, जिसके बाद जो कहले पाकिस्तान की जो एक सालमियत पर अटैक करने की कोशिश की जिसको अफवाज पाकिस्तान ने बहुत जो कहले जुर्रत और बहादुरी के साथ इसका दिफा किया, और आज का दिन इसी के तौर पर मनाया जाता है। दोनों ममालिक के दरमियान जी जंग छिड़ी, और अफवाज पाकिस्तान ने अपने अज़्म हौसले के साथ हर हाल में दुश्मन की हर जारियत का भरपूर जवाब दिया, और ना सिर्फ दुश्मन को सरहद पार धकेला बल्कि इसको बड़ी शिकस्त भी दी, और आलमी सतह पर अपनी बहादुरी और पेशावराना महारत का लोहा भी मनवाया। 6 सितंबर के हवाले से जी बात करेंगे हम। शोहदा और गाजियों को याद करते हैं आज के दिन, और आप सुबह से ही अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पे देख रहे हैं, मुख्तलिफ तकरीबात हैं और जगह जगह जो भी हो रहा है वो हम आपको साथ साथ अपडेट किए हुए हैं। इस पे तो हम बात करेंगे, उससे रिलेटेड हमारे पास गेस्ट भी हैं, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ आपको पता है हम पॉलिटिकल डिस्कशन से करते हैं। और पॉलिटिकली तो नहीं मैं कह सकती, कल हमने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब की, जिन्होंने कहा है कि फैज़ हमीद केस में जो भी मुलव्विस होगा, कोई भी ओहदा या हैसियत का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पाक फ़ौज ना किसी जमात की मुखालिफ है, ना इसका कोई सियासी एजेंडा है। अगर फ़ौज में कोई अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए किसी भी मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाता है तो ख़ुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में आ जाता है, और आया भी है, और सबूत की रोशनी में ज़िम्मेदारों को जवाबदेह होना पड़ता है। हमारा एहतसाब का अमल शफाफ है, इल्ज़ामात पर नहीं सबूतों और शवाहिद पर काम करते हैं, ऐसा भी कहा DGISPR ने। दूसरी तरफ जी कौमी असम्बली में जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा उमर अयूब साहब ने दावा किया है कि बानी और जो चेयरमैन PTI हैं उन इमरान खान साहब का जो मिलिट्री ट्रायल है वो नहीं होगा। अहम खबर ये भी है कि PTI के जलसे से 2 दिन कबल वफाकी दारुल हुकूमत में पुरअमन एहतजाज और इज्तिमा और अमन व आमा का जो बिल है वो कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। सेनेटर अली जफ़र ने कहा है कि जी PTI को रोकने के लिए और इसके जलसे को रोकने के लिए कानून बनाया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ PTI को इस्लामाबाद में जलसे के लिए NOC भी जारी कर दिया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि खुद NOC हूँ और जलसा करके रहेंगे। मुल्की सियासत क्या रुख अख्तियार करेगी, इस वक्त हमारे साथ सेट पर सीनियर तजज़ियाकार सहाफ़ी सलमान आबिद साहब मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। गुड मॉर्निंग। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया। अच्छा जी, ये जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सबसे पहले तो सलमान आबिद साहब बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और जिसमें उन्होंने फ़ौज का DGISPR ने बड़ा क्लियर स्टांस दिया कि ना कोई एजेंडा है, और अगर कोई किसी भी एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए कोशिश करेगा तो खुद एहतसाबी का अमल फ़ौज के अंदर हरकत में आएगा। देखिए, ये कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये एक बड़ी प्रोफेशनल किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और बड़ी फोकस थी, और अपने एक ट्रैक के ऊपर थी जो एक स्पेसिफिक एजेंडा था, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के तनाजुर में। क्योंकि देखिए, जो इस वक्त बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हैं, ये 2 सूबे हमारी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक नीड बने हुए हैं, और यहाँ से जो टेररिज्म के मामलात हैं वो बहुत सीरियस हैं, और ये मामलात भी हमें पता है कि इस वक्त भारत जो है किस तरह से बलूचिस्तान के मामलात में मुदाखलत कर रहा है और टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, या उन लोगों को प्रमोट कर रहा है जो पाकिस्तान की रियासत की रेट को चैलेंज करना चाहते हैं। तो इस लिहाज से एक बड़ा क्लैरिटी के साथ एक मैसेज तो कल दिया है ISPR ने या फ़ौज ने, और कहा है कि किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और देखिए, 2 किस्म के लोग हैं, एक वो है जो वहाँ रियासत के अंदर बैठे हुए, बलूचिस्तान में बैठे हुए अपने हकूक़ की बात कर रहे हैं, आप उनके साथ सियासी तौर पे डील कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो लोग रियासत की रिट को बंदूक की बुनियाद पे चैलेंज कर रहे हैं, या जिनके ताने बाने जो हैं वो बाहर की ममालिक के साथ इंडिया समेत किसी से जुड़े हुए हैं,
उनके साथ तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और फिर ये जो परसेप्शन पाकिस्तान के अंदर डील किया जा रहा था और हर काम के अंदर हम पॉलिटिक्स में इंगेज कर रहे थे फ़ौज को, इस्टेब्लिशमेंट को, और कह रहे थे कि जो कुछ भी हो रहा है वो इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, उसकी भी कल उन्होंने नफ़ी की। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये जो हुकूमत है, बुनियादी तौर पे हुकूमत के अंदर से भी बड़े क्रैक्स हैं। बाज़ औक़ात होता ही है कि हुकूमत अपना मलबा जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट पे डालने की कोशिश करती है, और जो इस्टेब्लिशमेंट पे क्रिटिसिज्म हो रहा है उसका जवाब वो नहीं दे पा रही जो उसको देना चाहिए था। इसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट पे बोझ बढ़ता जा रहा है, और ये कल उन्होंने कहा भी। और दूसरी बात यह है कि ये जो सियासी जमात के साथ जोड़ना कि एक सियासी जमात को एलिमिनेट करने का एजेंडा इस्टेब्लिशमेंट का है, उसको भी हुकूमत के बाज़ वुज़रा इस अंदाज से पेश करते हैं कि जी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे है इमरान खान के कॉन्टेक्स्ट में। तो मेरा ख्याल है कि कल एक बड़ी प्रोफेशनली उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और देखिए, सिक्योरिटी जो है ना और दिफा, ये एक ऐसी चीज़ होती है कि इसके बगैर आप अपनी दाखिली सलामती को मुमकिन नहीं बना सकते। और अगर आपके यहाँ आपने कहा कि हमने इकनॉमिकली आगे जाना है, ग्लोबली आगे जाना है, रीजनल पॉलिटिक्स में अपने लिए माशी इम्कानात पैदा करने हैं, इन्वेस्टमेंट्स यहाँ जनरेट करनी है, इंटरनल एक्सटर्नल, उसके लिए फिर सबसे बड़ा इशू तो आपका सिक्योरिटी का है। अब चाइनीज़ अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट करने आते हैं और दीगर ममालिक के लोग आते हैं तो वो एक ही सवाल उठा रहे हैं कि आपकी सिक्योरिटी इंटरनली क्या है। इसलिए फिर ये डिफेंस ये जो है ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट हमारे लिए साइन है, और इसके ऊपर फिर हमारे सिक्योरिटी इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। अब आप देखिए ना, रोज़ाना की बुनियादों पर ऐसी खबरें आती हैं कि जहाँ दहशतगर्दों को मारा जा रहा है वहाँ हमारे सिक्योरिटी के इदारे जो हैं वो भी अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, शहादत हासिल कर रहे हैं, और किस तेज़ी से नंबर उनका बढ़ रहा है। तो ये आप देखिएगा कि जब तक पाकिस्तान की सियासी क़यादत, चाहे उसमें हुकूमत हो और चाहे उसमें अपोजिशन हो, वो और फिर माशरे के दीगर इदारे, ये और फिर इस्टेब्लिशमेंट यानी फ़ौज, ये और सिक्योरिटी इदारे, अगर ये मिलकर कोई कम्बिनेशन नहीं बनाते और एक दूसरे पे ब्लेम गेम में चले जाते हैं, जैसे अब सरदार अख्तर मेंगल का जो इस्तीफा है, उससे ये लगा कि जैसे बलूचिस्तान के मामले में हुकूमत ने सियासतदानों को ऑन बोर्ड ही नहीं लिया। अब वहाँ उनकी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सरफराज बुख्ती साहब वज़ीर दाखिला है। अगर बलूचिस्तान की सियासी क़यादत के अंदर कोई बेचैनी है, इस तरबियत तो उसको एड्रेस करें ना। अब जब आप एड्रेस नहीं कर रहे और सारा वहां जाके आप ये कह दें जी हमारे पास तो कुछ नहीं है, सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है, तो फिर सरदार अख्तर मेंगल जो बोल रहे हैं तो फिर वो जस्टिफाई हो जाता है। अच्छा सलमान आबिद साहब, अभी आपने बात की कि जाहिर है कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बड़ी प्रोफेशनल थी, और हमने देखा भी कि जिस अंदाज में मुख्तलिफ इशूज़ को एड्रेस किया गया, और बलूचिस्तान की जहाँ आपने बात की है। लेकिन अब ये बात कि जन फैज़ हमीद का जो एक केस है उसके ऊपर जब हमने देखा कि फ़ौजी ट्रायल या फ़ौजी एक्ट के हवाले से कार्रवाई का फैसला किया गया, तो जो हुकूमती वुज़रा है वो टीवी स्क्रीन्स पर आए, उन्होंने एक सियासी जमात के साथ उसको रिलेट करने की, हालांकि फ़ौज ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया था कि ये खुद एहतसाबी का अमल है जो फ़ौज के अंदर किया जा रहा है। इसको अगर हुकूमत इस परसेप्शन को जो कह लें ट्रिगर करने की कोशिश करेगी तो फिर तो इमेज वही बात है कि मलबा सारा कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट पे आ रहा है। एक इंतहाई अहम पॉइंट रेस किया है कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जब ख्वाजा आसिफ साहब आए हैं और उन्होंने ताने बाने वापस जाके 9 मई के साथ जोड़े हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब जनरल फैज़ हमीद का जो मामला है वो देखिए एक इंटरनल इंक्वायरी है। एब्सोल्युटली। फौज का अपना एक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है, और कल जब DGISPR ने वजाहत की कि उनके ऊपर जो इंक्वायरी चल रही है उसका बराह रास्त ताल्लुक एक हाउसिंग सोसाइटी के साथ है, यानी एक खास स्पेसिफिक की है, उन्होंने बाकी किसी इशू पे बात नहीं की। लेकिन शाम को वुज़रा आके जब उसको सियासी रंग देने की कोशिश करेंगे तो उससे एस्टैब्लिशमेंट की मुश्किलात बढ़ेंगी। हुकूमत की तो है ही है, लेकिन हुकूमत खुद एस्टैब्लिशमेंट की मुश्किलात को बढ़ा रही है कि जो बात एस्टैब्लिशमेंट नहीं कह रही वो आके वुज़रा जो है उसको पॉलिटिकल एंगल दे के इंडोर्स कर रहे हैं, और उससे मुश्किलात बढ़ेंगी। अच्छा, अगर कोई उनके ऊपर पॉलिटिकल एलिगेशंस हैं भी, ये इंटरनल जो अकाउंटेबिलिटी हो रही है, इंक्वायरी हो रही है, उसके अंदर 3 चीज़ें तय हो जाएंगी। लेकिन अगर हम उसको पहले से चीज़ों को लेके आ रहे हैं, अब देखना ISPR नहीं कह रहा कि हम उसके ऊपर 9 मई के मामलात पे, फलां के मामलात पे, फलां के मामलात में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो कह रहे नहीं, हमारी इंक्वायरी एक हाउसिंग सोसाइटी के मामलात में इंटरनल कॉन्टेक्स्ट में चल रही है। इवन उनसे जब क्वेश्चन भी हुआ तो यही उन्होंने कहा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत पॉलिटिकल स्कोर ना करे, और वो पॉलिटिकल स्कोर में PTI के लिए तो चले आप एक पॉलिटिकल स्कोर करके अपने मुखालिफ को डैमेज करने की कोशिश कर लेंगे, लेकिन साथ साथ फिर आप एस्टैब्लिशमेंट को इंगेज कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, और फिर वही बात है कि एक पब्लिक परसेप्शन आप बना रहे हैं और फिर बाद में आप उस पर एहतजाज करते हैं कि जी एक मखसूस सियासी जमात या एक फलाने तबके ने इस परसेप्शन को ख़राब किया है। तो इसमें एहतियात का एलिमेंट हुकूमती जानिब से ज़्यादा बनता है। हुकूमत इसलिए एहतियात नहीं करती कि हुकूमत ये समझती है कि अगर PTI को जो 9 मई का कार्ड है ना जी,
अगर पीटीआई से गलती हुई है और पीटीआई के साथ उसकी इंक्वायरी का अमल चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो एक अलग अदालती मामला है, मैं उस पर बहस नहीं करता, लेकिन अगर उसको हुकूमत एक बतौर कार्ड के तौर पे खेलना चाह रही है, हथियार के तौर पे खेलना तो उससे डैमेज तो वो उससे खुद देखिए ना, हुकूमत भी डैमेज हो रही है। अभी तक जो एस्टैब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात पेश आ रही हैं वो क्या है कि जो अदालत के अंदर प्रोसिक्यूटर हैं वो मुकदमात को सही तरीके से साबित ही नहीं कर रहे 9 मई के। अदालतें कह रही हैं हमारे पास एविडेंस ही नहीं आ रहे सही तरीके से। वो किसकी जिम्मेदारी है? वो किसका फेलियर है? वो हुकूमत का फेलियर है ना, वो हुकूमती प्रोसिक्यूटर का फेलियर है ना। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो सिक्योरिटी के मामलात हैं और जो पाकिस्तान की इस वक्त की इंटरनल सिक्योरिटी है और जो हमें इस वक्त रीजनल पॉलिटिक्स में अफगानिस्तान की तरफ से क्राइसिस है, हिंदुस्तान की तरफ से क्राइसिस है, चाइना की तरफ से कंसर्न आ रहे हैं सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में, हमारे इंटरनल इशू वही मैं कह रहा हूं। तो अगर उन इश्यूज के अंदर हमारी एस्टैब्लिशमेंट अपने सिक्योरिटी इशू तक फोकस कर रही है तो उसे करने दें। क्यों उसको बार बार फिर आप पॉलिटिक्स में इंगेज करके वहां लेके आना चाह रहे हैं जहां पर उसको फिर आप एक ऐसी स्टेज पे खड़ा कर देंगे जहां सब लोग फिर एस्टैब्लिशमेंट पे तनकीद करना शुरू कर देंगे। यू आर सो राइट, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो तहरीक इंसाफ की जहां हम बात कर रहे हैं, जब जनरल फैज़ हमीद का मामला हुआ तो खान साहब ने जेल से स्टेटमेंट की कि मुझे भी इसके टहरे में लाना चाहते हैं, फौजी एक्ट के तहत या मिलिट्री ट्रायल करना चाहते हैं। लेकिन कल उमर अयूब साहब ने कहा कि ये बात तो है कि बानी पीटीआई का कोई मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा, लेकिन जाहिर है कंसर्न्स मौजूद हैं अपनी जगह, जो उन्होंने अपने जेल में बैठे हुए मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स और अपने दीगर रहनुमाओं के साथ डिस्कशन भी किया है। देखिए, अब ये कंसर्न भी कहाँ से उभरा है? खुद हुकूमती वुज़रा ने इसको प्रोवोक किया हुआ है और बार बार कह रहे हैं कि जी उनका मिलिट्री ट्रायल होगा। जब आप कह रहे हैं तो उसके ऊपर फिर इमरान खान अपना रद्द-ए-अमल तो देंगे कि जी उनको ज़बरदस्ती लाया जा रहा है मिलिट्री कोर्ट के अंदर, या वो अदालत के अंदर कह रहे हैं कि उनका मुकदमा अदालत में नहीं चलना चाहिए। अब ये देखिए, अगर कोई एविडेंस ऐसे निकल के सामने आते हैं जहाँ ये चीज़ें प्रूव होती हैं तो फिर तो मुकदमा चलेगा, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है। इसलिए हमारे यहाँ इस मामले में एहतियात करने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि देखिए, एक इंटरनेशनल दुनिया है, आज आप ग्लोबल दुनिया के अंदर रहते हैं, आइसोलेशन में नहीं रहते, आपके इर्द गिर्द के अंदर दीवारें नहीं खड़ी हुई, आपकी खबर यहाँ से निकलती है तो पूरी दुनिया में चली जाती है। इमरान खान जितने इंटरव्यू दे चुके हैं इंटरनेशनल दुनिया को जेल से बैठ के, दुनिया का शायद कोई पॉलिटिशियन नहीं दे सका। अब सवाल ये है कि जब आप उनका मिलिट्री कोर्ट में जाएंगे तो फिर दुनिया में ज़रा सवालात भी तो उठेंगे ना, कि क्या वजह है कि आप अपने सिविल कोर्ट के बजाय मिलिट्री कोर्ट में जा रहे हैं। जो पहले वाले हैं उनके ऊपर भी ये सवालात उठ रहे हैं और वो अदालत में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी इसमें से मौजूद है। मुझे अभी लगता है ये प्री मैच्योर बात है कि ये कहें कि जी उनका वाकई ये फैसला कर लिया गया है कि उनको मिलिट्री कोर्ट में लेके जाना है। अगर कोई चीज़ें ऐसी निकल के आती हैं, शवाहिद ऐसे निकल के आते हैं, कुछ ऐसे सबूत आ जाते हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर वहाँ जाना पड़े तो वो जा भी सकते हैं, लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है। अच्छा जी, जलसे की इन द एंड मेरा आखिरी सवाल, इमरान खान साहब की तो जेल में पिछली बार हमने देखा था कि जलसे के हवाले से मुलतवी करने पार्टी के इंटरनली बड़े इश्यूज आए थे सामने। अब इस्लामाबाद में जलसे के हवाले से मुख्तलिफ कंसर्न्स मौजूद हैं। अली अमीन गंडापुर साहब कह रही हैं कि मैं खुद एनओसी हूँ, जलसा तो कर रहे हैं। देखिए, कल अच्छी बात तो ये हुई है कि जैसे मैंने कहा कि DGISPR ने कहा कि हम किसी सियासी जमात के मुखालिफ नहीं हैं। पहले हम एक जोड़ रहे थे कि एक सियासी जमात के बारे में उनके साथ चीज़ों को जोड़ रहे थे, अब कल उनको NOC भी मिल गया है जलसे का। और कहा यह जाता है कि वो जो पिछला जलसा कैंसिल हुआ था और आज़म सवाती 7 बजे जब जेल में मिलने गए थे और जब इमरान खान ने वो जलसा पोस्टपोन किया था तो उसकी एक रीज़न ये थी कि उनको इस बात की गारंटी दी गई थी कि आपका जलसा 8 सितंबर को होगा और हम आपको NOC देंगे। अब कल का NOC मिलना जो है वो इस बात की ज़्यादा। और ये जो कल बिल पास हुआ है ना जी का सर, इसको ज़रा समझिए। बिल क्या है? बिल यह कि कोई बंदा, कोई पार्टी इंतज़ामिया की इजाज़त के बगैर जलसा नहीं करेगी। यहाँ तो इंतज़ामिया ने NOC दे दिया है, इसलिए वो उसके ऊपर इतलाक नहीं होता असूली तौर पे। NOC मिल गया। अब सिर्फ ये है कि जो NOC मिला है और जिस कंडीशन में मिला है, जिन शराइत में मिला है, अगर PTI उसको फॉलो करती है तो आगे का रास्ता खुलेगा। अगर PTI उसको फॉलो नहीं करती तो आगे का रास्ता बंद हो जाएगा। और अब अगर ये जलसा पोस्टपोन होता है, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी जलसा नहीं होता, और आज उन्होंने कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बैरिस्टर गोहर वगैरह और कह देते हैं जलसा नहीं होता, तो उससे किसकी क्रेडिबिलिटी डैमेज होगी? खुद PTI की होगी। क्योंकि अब आपको को तो NOC मिल गया है, अब तो आपको एतराज नहीं होना चाहिए था। अब आप जलसा करें, जलसा क्यों नहीं कर रहे? तो इसलिए मुझे लगता है कि PTI के लिए अब ये जलसा बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं करेंगे तो बहुत डैमेज होगा। तो जाहिर है क्योंकि पहले और ये जलसा जो है एक और मैं आपको बताऊं, ये जलसा अगर हो जाता है इसके बाद एक और उन्होंने जलसे का ऐलान किया है KPK का, फिर एक और जलसे का ऐलान किया लाहौर का सितंबर के लास्ट वीक में। अगर ये जलसे हो जाते हैं तो आप फिर देखिएगा कि एक पॉलिटिकल एक्टिविटी जो उनके लिए इस वक्त दरवाजा बंद है
उसके खुलने के इम्कानात मिल जाएंगे, लेकिन अगर वो एक रेड लाइन क्रॉस ना करें, एक सिक्योरिटी जो पैराडाइम है उसी के अंदर रहते हुए सियासी एक्टिविटी को सियासी एक्टिविटी तक महदूद करें, एहतजाज को इस ऐसी जगह पे ना ले जाएं जहां से रियासत के लिए मसाइल हो, हुकूमत के लिए मसाइल हो जाए, अपना एहतजाज जारी रखें। तो अगर आप सियासी कार्ड खेलेंगे, सियासी तरीके से खेलेंगे, तो मुझे लगता है कि फिर आगे जाके आपके लिए रास्ता खुलेंगे और आसान होंगे। थैंक यू भाई सलमान आबिद साहब, बहुत शुक्रिया। सलमान आबिद साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल, कल DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करके हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। 6 सितंबर के हवाले से आप मुख्तलिफ तकरीबात देख रहे हैं अपनी TV स्क्रीन पर। इसकी वजह से हमारी ब्रेक्स थोड़ी लंबी हो रही हैं, बट स्टिल जी हम भी अपने शो के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा शामिल कर रहे हैं। यौम दिफा पाकिस्तान में मिली जोश व जज्बे के साथ आपको पता है मनाया जा रहा है। सिंध रेंजर्स के जवान मुल्क की सरहदों की हिफाजत के हवाले से खासे मुस्तैद भी हैं और अपने शोहदा को भी याद कर रहे हैं। इसी हवाले से तफसीलात हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रज़ा बता रहे हैं, उनसे जान लेते हैं। जी मोहम्मद रज़ा बताइएगा। पाकिस्तान निहायत जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। हमारे साथ कर्नल फैज़ान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कैसा जोश व जज्बा वो देख रहे हैं और शहीदों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। पूरे साल में एक दफ़ा दिन आता है ये यौम दिफा है पाकिस्तान के लिए, जिसमें हम अपने शोहदा को याद रखते हैं, जिन सब ने इस मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। और जैसा कि आपको पता है कि शहीद कभी मरता नहीं है, वो शहीद ज़िंदा है और हम उसके लिए आला मर्तबों के लिए दुआ भी करते हैं और उनको अपनी दुआओं में और अपनी तकरीबात में याद करते हैं। जी बिल्कुल, ये हमने यहाँ पर जो रेंजर्स एहलकार हैं उनका जज्बा देखा, यहाँ पर कुरान ख़वानी भी की और मुख्तलिफ तकरीबात का भी इनकाद किया गया। बॉर्डर पे भी जवान मौजूद हैं, उनमें काफ़ी जोश व जज्बा पाया जा रहा है। इस वक्त बॉर्डर पे मौजूद हूँ और इस वक्त यहाँ पर कच्चा इलाका है। ऊँटों के ज़रिए रेंजर्स एहलकार जो है अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं और इस वक्त भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। मैं ऊँट पर बैठा हूँ, हमारे साथ रेंजर्स एहलकार भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज उनका कैसा जज्बा है और आज भी ये ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और अपने शहीदों को याद कर रहे हैं। हमारे जज्बे यौम दिफा के हवाले से बहुत बुलंद हैं। हम अपने मुल्क के दिफा के लिए खून के आखिरी कतरे तक बहाने के लिए तैयार हैं। रेंजर्स एहलकार काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे हैं, अपने शहीदों को याद कर रहे हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। आज 6 सितंबर के हवाले से हमारी TV स्क्रीन के ऊपर मुख्तलिफ विजुअल्स आप देख रहे हैं, लेकिन हम जहाँ पे 6 सितंबर की बात करते हैं वहाँ पे हम मुख्तलिफ आज मतलब फोर्सेस का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आज हम पाकिस्तान नेवी के हवाले से बात करेंगे और पाकिस्तान नेवी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं हम इसमें उनसे डिस्कशन तो करेंगे 6 सितंबर के हवाले से भी और नेवी के हवाले से भी कि कितना इम्पॉर्टेंट रोल है इस फोर्स का हमारी जो दिफा के अंदर इनकी जो सारा सेटअप है उसके हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ कमांडर अली कस्बा मौजूद है, डायरेक्टिंग स्टाफ हैं पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज के, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। कैसे आप? बहुत शुक्रिया आपका मौका देने का कि मैं आपसे बात कर सकूं। इट्स एन ऑनर। बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे शो में आते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर बात करते हैं। हम 6 सितंबर की आज बात कर रहे हैं और जाहिर है पाकिस्तान नेवी का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमेशा से। थोड़ा सा हमारे देखने वालों के साथ शेयर करें। जी, मैं आपके नाजरीन के लिए स्पेशली ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान नेवी पाकिस्तान की जो बहरी सरहदें हैं, जो सी फ्रंटियर है, उसकी मुहाफ़िज़ है। जैसे पाकिस्तान आर्म फोर्सेज़ हैं, जो हमारे बरी अफवाज हैं, जो बहरी अफवाज, जो हवाई अफवाज हैं, वो हमारे हवाई सरहदों की और हमारी जो ज़मीनी सरहदें हैं उनकी मुहाफ़िज़ है। इसी तरह पाकिस्तान नेवी जो हमारे मैरी टाइम नेशनल इंटरेस्ट हैं उनकी मुहाफ़िज़ है। मैं आपके नाज़रीन को ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान नेवी 1947 में जैसे ही पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो हमने वहाँ से स्टार्ट किया और बड़ा मीगर रिसोर्सेज थे उस टाइम। HR के चैलेंजेस थे हमारे पास, इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस थे, एसेट्स नहीं थे हमारे पास। 2 से 3 छोटे छोटे जहाज़ थे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। और मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि आज 2024 में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नेवी इस रीजन की यानी इस खित्ते की और इस बैनुल-अक़वामी लेवल पे एक पोटेंट, एक कॉम्पिटेंट और एक प्रोफेशनल नेवी के तौर पे जानी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जहाँ एक कुछ 2-3 जहाज़ों से स्टार्ट किया था, आज हमारे पास मोर देन 20 जो फ्रंट लाइन वॉरशिप्स हैं उनकी एक फ़्लीट है। हमारे पास सबमरीन फोर्स है, आबदोज़ों की एक फ़्लीट हमारे पास है। हमारे पास लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, ये वो जहाज़ हैं जो कि सर्वेलेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनकी एक फ़्लीट है। हमारे पास हेलीकॉप्टर्स हैं,
हमारे पास इसी तरह जो SSG जो हमारे कमांडोज़ हैं उनकी हमारी नेवल ब्रांच वो है, और इसी के साथ साथ जो हमारा सदर्न बॉर्डर है, आपने सुना होगा रन ऑफ कच्छ का, जो हमारा सिर क्रीक का एरिया है, उस जगह पे ऑपरेट करने के लिए स्पेशल जो फोर्सेस हैं वो भी पाकिस्तान नेवी के पास हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नेवी बहुत एक पोटेंट तरीके से और एक कॉम्पिटेंट HR जो उसको मैनेज कर रही है, उसके साथ पाकिस्तान की जो सी फ्रंटियर्स हैं उनकी हिफाजत करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। इसके साथ साथ जैसे आपने कहा कि 6 सितंबर की मुनासबत से हम बात करना चाहेंगे, तो 6 सितंबर आई थिंक हमें याद दिलाता है इस चीज़ की कि हमारे ऊपर जारहियत मुसल्लत की गई और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया हमारी मुसल्लह अफवाज की जानिब से, और इसमें पाकिस्तान नेवी फोर फ्रंट पे थी। मैं ये बताना चाहूँगा कि 6 सितंबर से स्टार्ट इस जंग जो कि 23 लगभग 17 दिन जारी रही 23 सितंबर तक, इस दिन में जो इंडियन नेवी थी वो एक दफ़ा भी बाहर नहीं आई हमें कन्फ्रंट करने के लिए। पाकिस्तान नेवी ऑफेंसिव पे थी, हमारी उस वक्त सबमरीन गाजी डिप्लॉयड थी बॉम्बे और जो कच्छ का एरिया है इसके सामने पानियों में, इस वेट में कि इंडियन नेवी बाहर आए और वो हमसे हम एक ऑफेंसिव एक्शन में उनके साथ नबर्द आज़मा हों, लेकिन इंडियन नेवी बाहर नहीं आ सकी। उनको प्रोवोक करने के लिए हमने ऑपरेशन सोमनाथ लॉन्च किया। अब जो एक डवारका के ऊपर एक रडार स्टेशन था, ये वो रडार स्टेशन था बेसिकली जो कि सर्वेलेंस के लिए भी इस्तेमाल हो रहा था। वो इंडियन एयर फोर्स को ऑगमेंट कर रहा था कि वो जो रेड्स कर रहे थे कराची के ऊपर, तो उसको ऑगमेंट कर रहा था। तो उसको तबाह करने के लिए हमारे नेवी के 7 फ्रंट लाइन जहाज़ उनकी इंडियन कोस्ट के बहुत करीब गए और उन्होंने अपनी नेवल इंगेजमेंट के थ्रू उसको तबाह किया। उस ऑपरेशन का मकसद सिर्फ उस रडार स्टेशन को तबाह करना नहीं था, उसका मकसद था इंडियन नेवी को प्रोवोक करना कि वो बाहर आएँ। इसके बावजूद उस ऑपरेशन ने और पाकिस्तान नेवी के जो ऑफेंसिव पोस्चर था उसने एक ऐसी धाक बिठाई दुश्मन के ऊपर कि इंडियन नेवी कभी बाहर निकलने की जरूरत न कर सकी। वाह, डेफिनेटली ये वो चीज़ें हैं, ये वो वाक़यात हैं या वो किस्से हैं जो शायद हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए एक बड़ी मिसाल है और हमें एज ए नेशन भी बड़ा मोटिवेट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि हमारी हर तरह की फोर्सेस, जिनमें हम बड़ी फ़ौज की बात कर रहे हैं, फ़िज़ाई फ़ौज की बात कर रहे हैं और हम जहाँ पे नेवी का जिक्र कर रहे हैं, ये वो रोल है हर एक का जिसके जो कह लें ना एक टीम एफर्ट थी जिसने इस जंग के अंदर पाकिस्तान को फ़तह दिलाई। अच्छा, हम जब नेवी की बात करते हैं, जाहिर है ये वो फोर्सेस हैं जिनका एक बड़ा सॉफ्टर इमेज है हमारे सामने। जाहिर है जब हमें पता है फ़िज़ाई एयर फोर्स है या दीगर फोर्सेस हैं उनमें बड़ा एग्रेशन होता है। क्या मैं अपने देखने वालों के लिए ज़रूर जानना चाहूँगी, क्या वाकई जो नेवी है जिस पे हम बहरी जिसको फोर्स कहते हैं, इनका जो एग्रेशन है, इनका जो एक रोल है, क्या वो उतना ही एग्रेसिव है जितना हम बाकी फोर्सेस की बात करते हैं? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है पाकिस्तान आर्म फोर्सेस में जो एग्रेशन आपको आर्मी और नेवी एयरफोर्स में नज़र आएगा, एग्जैक्टली वही आपको नेवी में भी नज़र आएगा। और जैसे मैंने आपको भी बताया कि पाकिस्तान नेवी वो फोर्स थी जो कि 6 सितंबर में भी हम ऑन ऑफेंसिव थे। मैं ये कहूँगा कि हमारी जो जोग्राफियाई सरहदें थी लैंड पे और जो एयर में, उसमें हमारे ऊपर जारहियत मुसल्लत की गई और हमने उसका जवाब दिया। लेकिन पाकिस्तान नेवी वो फोर्स थी जो कि ऑफेंसिव पे थी उस टाइम भी, और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है हम काफ़ी जारहियत दिखाने के हामिल हम डेफिनेटली वो तो हमारी एज ए नेशन भी और एज ए फोर्स भी। जी बिल्कुल। और इस तरह मैं आपको बताना चाहूँ कि मोर रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखें 2016 ऑनवर्ड्स, आई थिंक 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ है कि इंडियन सबमरीन्स हमारे पानियों में आई हैं। तो आपने देखा होगा मीडिया पे भी इस चीज़ को हमने उजागर किया कि हमारे जो शिप्स एयरक्राफ्ट हैं उन्होंने उनको मल्टीपल टाइम्स, और मैं यहाँ बताता चलूँगा कि जो आबदोज़ होती है, जो सबमरीन है, उसका मेन जो एडवांटेज है उसकी डिस्क्रीटनेस है, वो डिस्क्रीट है, वो नज़र नहीं आती। तो और अगर एक सबमरीन पकड़ी जाती है एनिमी वाटर्स में तो इसका मतलब है कि वो उनके प्रोफेशन के ऊपर भी एक सवालिया निशान होता है, और इसी तरह जिन्होंने उनको पकड़ा होता है उनकी प्रोफेशनलिज्म की भी बात होती है। तो पाकिस्तान नेवी ने एक दफ़ा नहीं 12 दफ़ा जब भी इंडियन नेवी की सबमरीन्स हमारे पानियों में आई हैं, हमने उनको डिटेक्ट किया है और उसको दुनिया को भी बताया कि हमने उनको डिटेक्ट किया है। अच्छा, ये तो हमने 6 सितंबर और ओवरऑल आपके रोल के हवाले से बात की। मैं थोड़ा सा नेवी ऑफिसर की लाइफ के हवाले से भी जानना चाहती हूँ। दो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड टफ एट द सेम टाइम, हमें देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा होता है कि एक ऑफिसर जो वो पानी में है, आपकी इससे मेरी ऑफ एयर भी बात हो रही थी और आपका माशाल्लाह जर्नी, आपका करियर इतना बड़ा है। एक नेवी ऑफिसर की लाइफ कितनी मुख्तलिफ होती है, कितनी डिफरेंट होती है, क्योंकि आपने समंदर के अंदर रहना है, कितने महीने रहना है, सर्कमस्टांसेस हैं और आपके ऊपर एक प्रेशर है अपनी ओवरऑल मुल्क को लेकर। आप लोग एक जो जिस महाज के ऊपर है वो भी इजी नहीं है। बिल्कुल आपने सही फरमाया।
मैं यहाँ बताता चलूँ कि जैसे ही हम एक सिविलियन वे ऑफ लाइफ के साथ 17-18 साल 15-16 साल की उम्र में ऑफिसर कैडर में और जो हमारा सेलर कैडर है उसमें जब हम नेवी में इंडक्ट किए जाते हैं तो उसके बाद एक रिगरस ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि चलता है जो कि पाकिस्तान नेवल अकेडमी जो कराची में है जो ऑफिसर कैडर को ट्रेनिंग दे रही है और इसी तरह पाकिस्तान का एक यूनिट हिमालय में है जो हमारे सिपाही हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए मामूर है। तो उनका ये ट्रेनिंग इस तरह से की जाती है कि वहाँ पे कि हम उसको सिविलियन वे ऑफ लाइफ से जो मिलिट्री की रिक्वायरमेंट्स हैं बेसिकली मिलिट्री वे ऑफ लाइफ को तो उनको उनसे मानूस कराया जाए और फिर उनके लिए तैयार किया जाए। और मैं ये कहना चाहूँ कि उस टाइम में हमारी जो दोस्तियाँ जो फैमिलीज़ जो एक फैमिली वाला एक आल्दो आप फैमिली छोड़ के आते हैं लेकिन वहाँ पे जब ट्रेनिंग करते हैं तो वो जो लोग आपके से मिलते हैं जिनके साथ आपने हार्डशिप्स काटनी होती हैं उनके साथ बड़ी कॉमरेडशिप होती है। दे आर लाइक अ फैमिली। तो हम जब जाते हैं उसके बाद जब आप जब जैसे आप बता रहे थे कि समंदर की ज़िंदगी है ऐसा होता है कि हम 2-2, 3-3 महीने के लिए शिप समंदर में चला जाता है तो उस वक्त भी जो आपकी सपोर्ट बेस होती है वो क्या होती है जो लोग आपके साथ हैं जो आपके कॉमरेड्स हैं जो आपके साथ हर दिन आपके साथ काम कर रहे हैं वो लोग हैं जो आपकी सपोर्ट बेस हैं वो आपकी फैमिली की तरह होते हैं उनके साथ आप मिल के उस टाइम को गुजारते हैं। और एंड अगेन हम रैंक्स वेयर करते हैं रैंक्स शोल्डर पे आते हैं इसके साथ साथ आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके साथ आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है और इसके साथ साथ चूँकि आप लोगों को लीड कर रहे होते हैं आई फील कि एज एन ऑफिसर आप लोगों को लीड कर रहे हैं तो देन अगेन आपने रैंक्स के थ्रू वे उनको लीड नहीं करना अपने पर्सनल एग्जाम्पल के थ्रू उनको लीड करना है। तो वो पर्सनल एग्जांपल देने के लिए भी आपको भी एक मोटिवेशन होती है आपकी कि आपने परफॉर्म करना है। एंड देन अगेन आई थिंक नेशन हम पे ट्रस्ट करती है कि हम जो हमारी अगेन जोग्राफियाई सरहदें हैं उनकी हिफाजत करेंगे हम नेशनल मैरीटाइम इंटरेस्ट की हिफाजत करेंगे तो ये एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम शोल्डर्स पे महसूस करते हैं और ये वो चीज़ है आई थिंक जो कि हमें इट कीप्स अस गोइंग। या एब्सोल्युटली। अच्छा मेरा एक सवाल है ज़ाहिर है हम जब एज ए लेमैन जाते हैं कहीं बहुत सारे लोगों को सी फोबिया होता है वेव से होता है पानी से होता है डू यू गाइज एक्सपीरियंस सच सिम्टम्स या आप लोगों को भी कभी लगता है कि आपने जैसे कहा कि 17-18 साल आपने एक सिविलियन एज ए सिविलियन गुजारे होते हैं और उसके बाद जब आप फोर्सेस में जाते हैं और स्पेसिफिकली मैं जब नेवी की बात कर रही हूँ आप समंदर पर जा रहे हैं सी सिकनेस है बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं हाउ डू यू गाइज कोप अप विद दैट? राइट आई थिंक सी सिकनेस जो है वो प्रिवेलेंट है और आप जब समंदर में जाते हैं समंदर की लहरें आप पे उतने इफेक्ट करेंगी जितना मेरे पे इफेक्ट करती हैं तो वी आर द सेम। लेकिन ये है कि इसमें कुछ लोगों को सी सिकनेस ज़्यादा होती है ऑफ कोर्स एंड आई थिंक एवरीबडी एक्सपीरियंस सी सिकनेस एट सम पॉइंट। ठीक है लेकिन अगेन आई थिंक जो नेवी की ट्रेनिंग है और आपकी जो मोटिवेशन है एंड देन अगेन आई वुड से कि लाइक सी सिकनेस में मैं कहता हूँ कि सी सिकनेस में यू टेंड टू गो लेथार्जिक आपसे काम नहीं हो पा रहा होता आपसे फोकस नहीं हो पा रहा होता आप यू टेंड टू वॉमिट इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो रही होती फिजियोलॉजिकल बट देन अगेन इफ़ यू आर लीडिंग मैन एंड इफ़ यू गिव दिस काइंड ऑफ पोस्चर तो इट डज नॉट बोड वेल एग्जैक्टली सो अगेन द सेम थिंग दैट यू आर वेयरिंग रैंक्स ऑन योर शोल्डर सो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक्स ओवर आप रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं तो द सी सिकनेस टेंड्स टू गो अवे and then with experience it tends to go away and if it doesn't go away even then हम ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं we are interested with the responsibility और हमने करना है। वाह अमेजिंग। अच्छा अब चूँकि आप अभी इस वक्त वॉर कॉलेज के अंदर डायरेक्टिंग स्टाफ के अंदर भी हैं हाउ इज़ दैट एक्सपीरियंस वहाँ पे किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं जो वहाँ पे नए कैडेट्स उनको शामिल किया जाता है वो आते हैं फोर्स को ज्वाइन करते हैं उनका कैसा एक्सपीरियंस होता है और एज अ डायरेक्टिंग स्टाफ आपका कैसा एक्सपीरियंस? जी आई थिंक डायरेक्टिंग स्टाफ का एक्सपीरियंस बहुत डायरेक्टिंग स्टाफ इज़ लाइक एन इंस्ट्रक्टर सो आई एम इन पर से एन इंस्ट्रक्टर एट पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज। तो हमारे जो वॉर कॉलेजेस कंडक्ट किए जाते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर मेजर स्क्वाड्रन लीडर नॉर्मली इस रैंक के ऊपर जो ऑफिसर्स आते हैं पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज में विद रफली 10 to 15 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सर्विस तो वो जब यहाँ पे आते हैं तो उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पे वो उसको हम कंडक्ट करते हैं यहाँ पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज में। मैं इसमें एक और बात ही बताता चलूँ कि पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज जो है वो लाहौर में क्यों है इसकी एक वजह है जो हम समझते हैं। पाकिस्तान नेवी ने एज़ वी आर कंट्री विद कॉन्टिनेंटल माइंडसेट आपको पता होगा हमारे जो मेन पॉपुलेशन सेंटर हैं पंजाब के हमें समंदर नहीं लगता तो चूँकि समंदर हमने देखा नहीं है और मुझे इस बात को बताने में कोई यार नहीं है जैसे मैं आपसे ऑफवेयर बात कर रहा था कि जब मैंने एज कैडेट ज्वाइन किया तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि जब मैंने कराची में गया और मैंने समंदर पहली दफ़ा देखा। अच्छा, okay. तो जो चीज़ आपने देखी नहीं होती आँखों से उस चीज़ के जो फ़वाइद होते हैं उसके जो चैलेंजेस होते हैं और उसके अंदर जो पोटेंशियल होता है उससे भी आप दूर होते हैं उसको समझ नहीं पा रहे होते हैं। तो
पाकिस्तान नेवी की एक कंसर्टेड एफर्ट रही है कि हम जो मैरी टाइम अवेयरनेस है, लोगों को समंदर के फ़वाइद के बारे में बताना, मैरी टाइम अवेयरनेस पर से कि आप नेवी को ज्वाइन करना। इसी तरह ब्लू इकॉनमी का पोटेंशियल है, आप देखें सस्टेनेबल यूज़ ऑफ जो सी रिसोर्सेज है, न सिर्फ कि फ़िशिंग इंडस्ट्री है जो कि जिसको सी सस्टेन करा सकता है, शिप बिल्डिंग है, शिप कंस्ट्रक्शन है, शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री है, हमारा कोस्टल टूरिज़म है, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, जो सी बेड है हमारा उसकी एक्सप्लॉयटेशन है। सो देयर आर सो मैनी इंडस्ट्रीज़ जो कि वहाँ पे ऐसी कई चीज़ें हैं जिनसे हम एकेडेमिया को बता सकते हैं कि इस तरह के डिसिप्लिन हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जा सकते हैं, सो दैट कि हमारा जो जॉब्स हैं वो डाइवर्सिफाई हो सकते बिल्कुल हैं। ठीक है। तो इस चीज़ को बताने के लिए पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज जहाँ पे है, एक एकेडमिक आउटरीच है, एक प्रोफेशनल आउटरीच है, लोगों को बताने के लिए यहाँ पे कि पाकिस्तान नेवी एग्जिस्ट करती है, पाकिस्तान नेवी इस तरह से फंक्शन करती है और समंदर के जो रिसोर्सेज हैं उसको किस तरीके से आप हार्नेस कर सकते हैं, यूटिलाइज किया जाता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी हमने देखा भी है, जिस तरह आप मैरी टाइम अवेयरनेस की बात करें, रेस्क्यू ऑपरेशंस हों या किसी भी तरह की, हमें हमारे मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली सैलाब और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, हमने पाकिस्तान नेवी के रोल को बहुत इंपॉर्टेंट देखा है हर जगह। और जब लास्ट टाइम भी हमारी डिस्कशन हुई थी, थोड़ा सा इस हवाले से एक्सप्लेन करें। जी, आप देखें जो नेवी है, एक तो कन्वेंशनल थ्रेट्स है हमारे जो पाकिस्तान नेवी कन्फ्रंट करती है, इसके साथ साथ कई नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स भी हैं। नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स में आप जो बात करना चाह रही थी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के ऊपर बात आती है वो। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताता चलूँ कि कुछ नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स भी हैं इस रीजन में। फॉर एग्जांपल ह्यूमन स्मगलिंग का थ्रेट है। इसी तरह आपने सुना होगा कि जो हमारे बहरी कज़ाकी का एक थ्रेट आया था 2009 में, पायरेसी वाला, जिसको अगेन पाकिस्तान नेवी ने फोरफ्रंट पे जाके जो यहाँ पे एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेस हैं उनके साथ इन कोलैबोरेशन और इवन इन पर्सनल कैपेसिटी एज वेल, हमारा जो रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल है उसके थ्रू हमने उसको कन्फ्रंट किया। और आप आज 2024 में ये थ्रेट ऑलमोस्ट क्लोज टू मिनिमम, ऑलमोस्ट एग्जिस्ट नहीं करता ये थ्रेट इस वक्त बहरी कज़ाकी का। इसके साथ साथ मैरीटाइम टेररिज्म का थ्रेट है, इसी तरह नारकोटिक स्मगलिंग का थ्रेट है जो कि सी में जो नारकोटिक स्मगलिंग है। अगेन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज द सेम नारकोटिक स्मगलिंग, द मनी दैट कम्स फ्रॉम दैट नारकोटिक स्मगलिंग, इट इज़ यूज्ड टू फनल द मैरीटाइम टेररिज्म। सो हमने उसको भी कन्फ्रंट करना होता है। तो इसको कन्फ्रंट करने के लिए पाकिस्तान नेवी हमेशा फोरफ्रंट पे रही है। इन नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स को केटर करते भी कर रहे हैं हम। इसके साथ साथ जो बिनाइन एक्टिविटीज़ और जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिज़ास्टर रिलीफ ऑपरेशंस हैं, न सिर्फ कि इनलैंड, बल्कि मैं ज़्यादा फोकस करूँगा लास्ट ईयर 2023 में ज़ल्ज़ला आया था, आपको याद होगा, टर्की में और सीरिया में। पाकिस्तान नेवी के शिप्स थे जो वहाँ पहुँचे। सीरिया में आई थिंक 12 साल के बाद पहली दफ़ा किसी नेवल शिप ने उनकी पोर्ट में एंटर किया सीरिया में। हम वहाँ पे गए, हमने वहाँ पे मोर देन 1000 टन्स ऑफ जो रिलीफ गुड्स हैं वो प्रोवाइड किए उनको। अफ्रीका में मेडिकल फैसिलिटीज़ काफ़ी स्कैर्स हैं, आपको पता है वहाँ पे लोगों की जो हेल्थ है और उसकी वजह से मालन्यूट्रिशंस हैं और उनकी जो एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो बड़ी लिमिटेड है। उसको केटर करने के लिए पाकिस्तान नेवी के शिप्स ने अराउंड अफ्रीका मेडिकल कैंप्स लगाए। जब वहाँ पे कहत पड़ा एक दफ़ा अफ्रीका में, तो हमारे शिप्स ने जाके वहाँ पे मोर देन 1000 टन्स ऑफ राइस डिस्ट्रीब्यूट किए। तो ऐसी कई, इससे पहले अगर मैं बात करूँ तो जब सुनामी आया था, अगर आपको याद हो, थाईलैंड में और श्रीलंका और सीरिया में, तो बहुत बड़ी डेवस्टेशन हुई थी। उसमें भी पाकिस्तान नेवी के शिप्स जो फोरफ्रंट पे थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा टूरिस्ट को वहाँ पे उनको वहाँ पे सेव किया, सर्च एंड रेस्क्यू कंडक्ट किया। तो इस तरह की कई एक्टिविटीज़ हैं जिसमें पाकिस्तान नेवी फोरफ्रंट पे रहती है और हम ये कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान का जो फ्लैग है वो ऊंचा रहे और हमारी जो गुडविल है वो सस्टेन रहे। आप उसमें बिल्कुल कामयाब हैं। वी आर प्राउड ऑफ आवर फोर्सेस। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। कमांडर अली कस्बा हमारे साथ मौजूद थे जी, पाकिस्तान नेवी से के रिप्रेजेंटेटिव हैं और हमें हर तरह से जो कह लें प्रोटेक्शन जो मिलती है, अगर हम रात को सोते हैं, चैन की नींद सोते हैं, दिन में जागते हैं, इस तहम्मुल, इस इत्मीनान के साथ कि हमारी सरहदों पे इन जैसे बहुत सारे जवान तैनात हैं और वो हमारे दिफा के लिए वहाँ पे मौजूद हैं, अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के, अपने घर वालों को छोड़ के। अब कितनी कुर्बानियाँ, कितनी सेक्रीफाइसेस हैं, वी कांट इवन इमेजिन। सो आज का दिन इन सब के लिए है और उन शोहदा के लिए, उन गाजियों के लिए, और आज हमने सोचा कि इस हवाले से बात की जाए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। लाहौर की मशरकी सरहद पर अगर बात करें मौजूद BRB नहर ना सिर्फ लाहौर कनाल को पानी फराम करती है बल्कि दिफाई नुक्ता नज़र से बात की जाए तो बड़ी इंपॉर्टेंस की हामिल है, जिसके मुख्तलिफ महाजों पर 1965 की जंग में पाक फ़ौज ने दुश्मन को वो शिकस्त दी कि वो लाहौर पर कब्ज़ा करने और जिम खाना पहुँच कर नाश्ता करने का जो ख्वाहिशमंद था वो ये ख्वाहिश दिल में दबाए उल्टे पाँव भागने पर मजबूर हो गया। लाहौर से जाबिर वकास इस BRB नहर की इंपॉर्टेंस के हवाले से मैं बता रहे हैं, देखते हैं रिपोर्ट। और 6 सितंबर की दरमियानी शब भारतीय हमले में BRB नहर पहली दिफाई लाइन साबित हुई। भारतीय फौज वाघा के रास्ते BRB नहर अबूर करके लाहौर में दाखिल होना चाहती थी, लेकिन पाक फौज के जवानों ने राब्ता पुल तोड़कर दुश्मन की पेशकदमी रोक दी। भारतीय फौज की टैंक ब्रिगेड ने बाटापुर GT रोड पर वाक़े पुल को पार करने की कई कोशिशें की, मगर पाक फौज की 3 बलोच रेजिमेंट ने दुश्मन को नाको चने चबवा दिए। बड़ा जज्बा सी उदों फौज दे विच उन्हां ने बड़ा कमाल कर छड्डी है। शहादतां बन अपने नाल बम बन के ते उन्हां ने पुल तोड़िया। आवाम च भी बड़ा जज्बा सी, थोड़ी सी उदों आवाम बिल्कुल, लेकिन जिन्नी भी है सी वो पूरी नाल इन्हां दे हेल्प करदी रही है। फौज ने बड़ा जज्बा सी उन्हां दा। अल्लाह ताला ने मेहरबानी कीती, सानू अल्लाह ने फतह दी। बड़ा पक्का पुल सी, छोटा सी तो पक्का सी क्योंकि GT रोड का पुल सी, इस वजह करके अपने नाल उन्हां बंब बन के नूं उडाया। 3:30 वजे शुरू होया काम ते अखीर 7-8 वजे तक जिहड़ी ना जंग शुरू सी, जिहदे विचों असीं अपने घर बाहर छड्डे। जिहड़ी पारली साइड नंदरों पार अगे एक फैक्ट्री हैगी सी कारखाना, ਉਹਦੇ लागे 2 टैंक साड़े हन तबाह कीते इन्हां ने साडे आर्मी ने बमबारी करके। उस तो अगे जिहड़ा ना पुल नहीं क्रॉस कीता ना साडे आर्मी ने डक्का ला छड़िया। BRB नहर के एक महाज डोगराई पर 40 पंजाब रेजिमेंट के जवानों ने जवामर्दी से दुश्मन का मुकाबला किया, तो दूसरी तरफ बरकी के महाज पर मेजर राजा अजीज भट्टी भी इसी नहर पर दुश्मन को पसपा करते हुए शहीद हुए। 1948 में दफाई नुक्ता नजर से बनाई गई इस नहर को जल्द मुकम्मल करने के लिए शहरियों ने बिला मुआवजा 8 किलोमीटर रकबा तक खुदाई की। दरिया चनाब से निकाली गई इस नहर को दरिया रावी के नीचे से गुजार कर दीपालपुर नहर से लिंक किया गया है। BRB नहर को लाहौर के दिफा में मरकजी हैसियत हासिल है। वहीं ये नहर उन सैकड़ों शहादतों की अमीन है जो पाक फौज के निडर जवानों ने दुश्मन के खिलाफ सरबकफ लड़ते हुए दी। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ जाबिर वकास, पब्लिक न्यूज़ लाहौर। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आएँ। अब आपकी मुलाकात हम एक आर्टिस्ट से करवाएंगे और अपने शो में हम मुख्तलिफ आर्टिस्ट को बुलाते हैं, उनकी आर्ट के हवाले से बात करते हैं। आज हमारे साथ साहिबजादा मुनादी अहमद मौजूद है, इनको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको ये जो आर्ट है जिन्हें हम आपकी पेंटिंग्स की शक्ल में देख रहे हैं, कब से शौक़ हुआ, पढ़ा या ऐसे ही सेल्फ टॉट आर्टिस्ट है? सबसे पहले तो ये कि आर्ट का जो होता है सबसे स्टार्टिंग में शौक़ ही होता है जिसको आप आगे लेके चलते हैं। तो ये मुझे बचपन से ही शौक़ था। बचपन से ही मैं ड्राइंग के सब्जेक्ट में ख़ास तौर पे बहुत आगे था। बाकी का मुझे मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये था कि मैं ड्राइंग में बहुत आगे था। बचपन से ही छोटी मोटी चीज़ें, अपने वालिद साहब का मैंने सबसे पहले पोर्ट्रेट बनाया था बचपन में। तो वहाँ से मैं इस चीज़ को लेके आगे चल रहा था, क्योंकि मुझे जब लोगों ने अप्रिशिएट किया, मेरे जो वालिद साहब थे उनके जो दोस्त थे, मेरे टाइम में उन्होंने मुझे 5 रुपये, पुराना वक्त है, उस वक्त 5 रुपये उन्होंने मुझे इनाम दिया था। तो उस वक्त से मुझे भी शौक़ चढ़ा। मुझे पता चला कि नहीं, ये चीज़ जो है इसको मैं आगे लेके चल सकता हूँ। और आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को फिर मैं आगे जाकर फिर मैंने स्पेशल इसमें एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में, BS फाइन आर्ट्स में 2015 में। तो अब उसके बाद से फिर मैं इसको प्रोफेशनली तौर पे लेके चल रहा हूँ। और किस तरह की पेंटिंग्स आप बनाते हैं? आपका जॉनरा क्या है? कोई स्पेसिफिक चीज़ है? बेसिकली मैं जो हूँ ऑयल पेंटर हूँ। मैं ऑयल पेंट करता हूँ। इसके अलावा मैं चाको वर्क करता हूँ। डिफरेंट मीडियम्स में मेरा जो काम होता है, इसमें ज़रूरी नहीं होता। मैंने इसमें चाको में किया है, जस्ट पेंसिल, लेड पेंसिल होता है उससे भी किया है। आपके हाथ में कुछ भी आ जाए, मतलब एक आर्टिस्ट का बेसिकली वो आर्ट तभी आपको कह सकते हैं कि एक आर्टिस्ट है कि उसके हाथ में कुछ भी आ जाए और वो उसका कुछ आपको बना के दिखा दे। तो ये सबसे मेन चीज़ होती है। इस वजह से मेरे हाथ में पेंसिल हो, बॉल पेन हो, कुछ भी हो, तो मैं उसको कुछ ना कुछ उसके साथ खेल कर कोई ना कोई चीज़ बना लेता हूँ। अच्छा, जाहिर है हर एक आर्टिस्ट का मुख्तलिफ जो कह ले एक विजन होता है, क्रिएटिविटी होती है।
कुछ लोग लैंडस्केप प्रेफर करते हैं, कुछ पोर्ट्रेट्स प्रेफर करते हैं और मुख्तलिफ पेंटिंग्स जब मैं आपकी देख रही हूँ, मैं चाहूँगी आप भी थोड़ा सा बताएं। और ये जो पेंटिंग सामने रखी हैं, इनको क्या थॉट प्रोसेस था ये जब आपने बनाई? ये जो आपके साथ जो एक आर्ट वर्क पड़ा हुआ है, इसको बेसिकली मैं कहता हूँ कि ये एक मैट चारकोल वर्क है। ओके, ठीक है। इसमें आपने बस वो आपने देखा होगा कि आर्टिस्ट होता है, बस वो पहले स्टार्टिंग में गंद ही मचाता है और एंड में कोई ना कोई चीज़ सामने आ जाती है। हाँ, वैसे that's what I agree। तो ये इसी तरीके से स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में पता नहीं चला कि मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, लेकिन जब बन गया तो पता चला कि मैंने एक क्या चीज़ बनाई है। ठीक है। तो इसके अलावा अब ये आपका वायलिन बना हुआ है। ये जो था इसके साथ तो मेरी काफ़ी यादें हैं। अच्छा, वो कैसे? जब मैं 3rd सेमेस्टर में था तो ये मेरा एक फाइनल का प्रोजेक्ट था। ओके, ठीक है। उसमें तो मैंने इसको विन किया था अपनी क्लास में। फिर इसके साथ बड़ा मज़े का सीन था कि ये एक मेरे दिल के करीब होने की वजह ये भी है कि उन दिनों में एक स्कूल में, मुझे स्कूल का नाम याद नहीं है, लेकिन एक एग्जीबिशन उन्होंने रखा था। तो इसका ये सीन हुआ कि मैं जस्ट, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग से मैं 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट था, मैं चाह रहा था कि कोई मेरी पेंटिंग सेल हो जाए। ओके। अब उसके लिए ये था कि एंट्री फीस थी एग्जीबिशन में अपनी आर्ट को रखने के लिए। तो मेरी क्लासमेट से उसने मुझे कहा कि मैं जस्ट एक सर्टिफिकेट चाहती हूँ, तो मैं काम करूँ, ये आर्ट मुझे दे दो, मैं इसको ना रखवा लेती हूँ। मैं कहा ठीक है, मेरी चीज़ सेल हो जाएगी, मुझे अच्छा है। अब मैं बिल्कुल पीछे बैठा हूँ, ऑडियंस में बैठा हूँ। जब ये एग्जीबिशन ख़त्म हो गया, उन्होंने सबको इनामात देने हैं, तो 3rd पोजीशन जो थी वो मेरी आई थी। इवन के मेरी टीचर्स ने भी अपने आर्ट वर्क उस पर लगाए हुए थे। जब उन्होंने मेरा नाम लिया तो मैं एक दफ़ा तो शॉक हो गया। मुझे समझ नहीं लगी कि ये इनको शायद गलत फहमी हुई, क्योंकि बेसिकली इसमें मेरे नीचे एक साइन हुए हैं, सिग्नेचर है, तो उन्होंने सिग्नेचर को देख के उन्होंने मेरा नाम वहाँ लिख लिया था। तो जब 3rd जब उसमें आया, मेरी पोजीशन आई, तो पहले तो मैं शॉक हो गया, लेकिन फिर मैं उठ गया। मैं कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने जाके फिर अपना इनाम लिया और ये उसके बाद से इसको मैंने सेल नहीं किया। मुझे काफ़ी लोगों ने भी कहा, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, इसके साथ एक स्टोरी है, तो इसको मैंने अपने पास ही रखना, तो ये अब तक मैंने इसको रखा। ज़बरदस्त। तो अभी आप प्रोफेशनली अपनी पेंटिंग्स को सेल कर रहे हैं? देखें, ऑयल पेंट वर्क जो है ना, वो मेरा बेसिकली पेड वर्क नहीं है। वो एक क्योंकि आर्ट वर्क ऐसा होता है, जब आपका मूड होता है एक आर्टिस्ट का, तब उसके अंदर, आपके आर्ट के अंदर वो एक टच आता है। अगर आप उसको जैसे जबरदस्ती बनाने की बनाएंगे तो फिर वो ऐसा होता है कि जैसे आपने बस जान छुड़ाई है, बस आप पैसे लेने चाह रहे हैं। तो मेरा बेसिकली, क्योंकि ये होता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं इसको एज अ बर्डन लूँ। अगर आप अपने काम को एज अ बर्डन लेते हैं ना, तो फिर वो काम जो होता है ना, आपके सर दर्द लग जाता है। तो मैं इस वजह से, मुझे चाहे जितनी भी ज़रूरत हो, अगर मुझे हो कि मैं सेल भी करना चाहूँ, लेकिन मैं तब तक वो काम नहीं करता जब तक आर्ट, ख़ास तौर पे आर्ट को लेकर, जब तक मेरा मूड ना हो। ठीक है। तो मैंने पेड वर्क में जैसे अपना जो है वो चारकोल पोर्ट्रेट वगैरह रखा हुआ है, वो मैं किसी भी वक्त बना लेता हूँ, उसमें मुझे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है। तो आपका कोई इंस्टाग्राम हैंडल है जिस पे लोग आपका आर्ट वर्क देख सकते हैं? हाँ जी, मेरा है, और उसका थोड़ा सा फंकी सा मैंने नाम रखा है, क्योंकि बहुत से मैंने देखे थे अपने नाम के साथ फलां आर्ट बाय ये चीज़ अपने नाम लगा लेते हैं, तो मैंने थोड़ा सा डिफरेंट नाम रखा हुआ है। क्या नाम है? कि मैंने लिखा था चॉकलेटी आर्टिस्ट 143। ओके, मैंने इस नाम से रखा हुआ है अपना आर्ट। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए, और आपका काम बड़ा ज़बरदस्त है। और ऐसे ये गॉड गिफ्टेड एक चीज़ है जिसको उन्होंने अभी हमारे सामने अपने शेयर किया, और मुख्तलिफ को आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात करवाने की कोशिश करते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जी। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। मंडे तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग दुनिया की तमाम अहम खबरें, कभी भी कहीं भी, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com